हेलो एवरीवन। सो आज वाले सेशन में हम पिछले सेशन से कुछ अलग चीज़ करेंगे। थोड़ा सा हम अलग अलग टारगेट्स को देखेंगे, हम हैकर्स के माइंडसेट को समझेंगे एंड रियल लाइफ में हैकिंग किस तरीके से होती है हम उस चीज़ को समझेंगे। रियल लाइफ अटैक्स के बारे में समझेंगे एंड आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो सिर्फ वेब हैकिंग नहीं होगी, वो उससे भी कहीं आगे होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप मुझे एक मिनट दीजिए, अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी। क्या आपको टैब विजिबल है? आस्था, शेखर, ब्लैक हैट, कृष्णा, आयुष, सनी। ओके। सो हम चलेंगे एक्सकाली ड्रॉपर। तो मुझे एक बेसिक सी चीज़ पूछनी है कि क्या आप लोगों को रीज़न पता है हमें ओपन वाईफाई क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? जिसको भी रीज़न पता है वो यस लिख दो, जिसको नहीं पता वो नो लिख दो। ओके। तो कोई एक इंसान अभी माइक ऑन करके बात कर सकता है? नहीं, मैं डायरेक्टली जानना चाहता हूँ, एक इंसान अगर कोई भी माइक ऑन कर के बता सके कि मुझे ओपन वाईफाई का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में। थियोरेटिकली तो हमें बहुत चीज़ें पता है। हेलो यस आयुष। सर। बेसिकली जितना मुझे पता है कि ओपन वाईफाई में बहुत टाइप के लोग रहते हैं। मैन इन द मिडिल होने के चांसेस सबसे ज्यादा उसी में रहते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात कही है। तो हमारा ट्रैफिक दिखता है। ओके, और कुछ इनके अलावा? देखो, जिसको नहीं पता वो इंसान नो भी लिख सकता है ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूँ इन चीज़ों का। उसके अलावा मतलब कि जैसे कि कोई भी जैसे हम कुछ चलाता है तो वो भी उन वाईफाई वाले के पास चला जाएगा नेटवर्क वालों पे, तो मतलब कि वो थोड़ा सिक्योर रहेगा। क्रेडेंशियल हो है, मान लो कि हमने वाईफाई से कुछ कर लिया तो वो भी उनके पास चले जाएंगे। ओके। तो क्रेडेंशियल्स वाली चीज़ हो गई, आप लोगों ने ये बताया कि मैन इन द मिडिल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ और मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा। एक्सरसाइज ये है, ओपन वाईफाई से जितने भी तरीके से हैकिंग हो सकती है ना, आप इन 10 मिनट में ढूंढ लो एंड 8 o'clock पे फिर मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कुछ चीज़ों का। ये टास्क है, कर लोगे? 13 मिनट्स है आप लोगों के पास। जो भी कर सकता है यस नो करके मुझे बता दो। आप इंटरनेट पे सर्च करो, आप कहीं पे भी सर्च करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 मिनट्स के क्वेश्चन लिए। एक बार दोबारा बताना। क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे होती हैं। आपको प्रैक्टिकल्स ढूंढने हैं और आपको बताना है। 13 मिनट्स का टाइम है, ग्रुप एक्टिविटी है। आप लोग अगर अकेले सर्च करना चाहते हो तो आप अकेले भी कर सकते हो, और अगर किसी के साथ भी करना चाहते हो तो आप उस पर भी कर सकते हो। मैं अभी माइक ऑफ कर रहा हूँ एंड आपको टाइम दे रहा हूँ। 8 o'clock पे हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। Uh, can you please repeat what you said? ओके, मैंने अभी यहाँ पर ये चीज़ कही है कि ओपन वाईफाई अगर आप यूज़ करते हो या फिर पब्लिक वाईफाई आप यूज़ करते हो तो आपको डेंजर किस तरीके से है आपको प्रैक्टिकली बताना है, नॉट इन थ्योरी। Practically, like, प्रैक्टिकली लाइक जब हम बोलते हैं कि क्रेडेंशियल्स हम रीड कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो सब आपको सर्च करना है अभी। okay, thank you. ओके, तो अभी मैंने आपको एक टास्क दिया था। टास्क बहुत सिंपल था। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप किस तरीके से किसी भी वाईफाई को हैक कैसे करोगे, मतलब एज अ अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आपको उसका आंसर मिला? मुझे कोई भी लिंक सेंड मत करना, ठीक है?
मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या चीज़ मिली। जतिन, आस्था, आयुष, शेखर, ब्लैक हैट, कृष्णा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं उन सभी से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। इविल ट्विन, ओके। इसके अलावा ओके, अगर आप लोगों को नहीं पता तो अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ आइडियाज़ है वो मैं साथ साथ लिस्ट करता जाऊँगा। पहला पॉइंट क्या है कि अटैकर क्या करे कि खुद ही पॉइजनस एक्सेस पॉइंट बना दे, ठीक है। सेल्फ क्रिएटेड पॉइजन एपी, ठीक है। एपी का मीनिंग होता है एक्सेस पॉइंट। जिसको एक्सेस पॉइंट का मीनिंग नहीं पता, अभी के लिए आप इतनी चीज़ समझ सकते हो कि ना जितने भी वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ना, जब भी हम किसी वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस पे कनेक्ट करते हैं तो हम एक्सेस पॉइंट की मदद से करते हैं। हैकर क्या कर सकता है, हैकर खुद का ही ओपन वाईफाई को ऑन कर सकता है एंड लोगों से कनेक्ट करवा सकता है। बट पहला क्वेश्चन तो अब ये आएगा कि आखिर लोग कनेक्ट करेंगे ही क्यों हैकर के नेटवर्क से। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा बिकॉज हैकर क्या करेगा, हैकर ना सिमिलर नाम से वाईफाई बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मैं एक बिल्डिंग में हूँ जिस बिल्डिंग का नाम है ABC मॉल। जिस बिल्डिंग का क्या नाम है, ABC मॉल। अब हैकर क्या करेगा, हैकर उसी जगह पर जाएगा, ABC मॉल पर जाएगा एंड ABC मॉल पर जाने के बाद ना वो एक वाईफाई का नेटवर्क क्रिएट कर सकता है जिसका क्या हो सकता है, फ्री ABC वाईफाई। या किसी भी तरीके से उसको क्या करना है, उसको ये चीज़ दिखाना है कि ये जो वाईफाई है ये कहाँ का है, ये उसी स्पेसिफिक मॉल का है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, लोग जस्ट 1 सेकंड में कनेक्ट कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि चलो कनेक्ट भी कर लिया, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ हैक हो रही है नहीं हो रही। अब इसमें हैकर्स कई बार क्या करते हैं, ऑथेंटिक दिखाने के लिए वाईफाई में कैप्टिव पोर्टल लगा देते हैं। कैप्टिव पोर्टल यहाँ पर किसको पता है और किसको नहीं पता है, येस नो करके आप मुझे बता सकते हो। कैप्टिव पोर्टल, ओके, मैं थोड़ा सा कैप्टिव पोर्टल को समझाता हूँ। कभी आप मैकडोनल्ड्स में आप गए और आपने वाईफाई यूज़ किया हो, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले रेल वायर करके जो प्रोजेक्ट था, बेसिकली इंडियन रेलवे स्टेशंस पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। उसके अलावा कई सारे जो होटल्स हैं वहाँ पर भी वाईफाई इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर कैप्टिव पोर्टल लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये कैप्टिव पोर्टल कर क्या रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ना एक स्पेसिफिक जगह का इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वो आपसे ना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड मांगता है। अब ये लॉगिन आईडी या पासवर्ड अगर आपसे नहीं मांगता तो वो आपको क्या कहता है कि आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करो एंड फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद ना जो भी आपके पास OTP आएगा आपको वो OTP डालना होगा। कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी है? येस और नो करके आप बता सकते हो। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में भी तो देखा होगा, UPS में जितना भी वाईफाई है उसमें क्या है, कई जगहों पर कैप्टिव पोर्टल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड कई जगहों पर वो आपको बोलता है कि SAP आईडी और उसका पासवर्ड डालो, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। आपने कभी सोचा कि ये चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं? टेक्निकली वो आपसे क्या करवा रहा है, वो आपसे ऑथेंटिकेट करवा रहा है कि आप यहाँ पर जो भी एक्शन करोगे वो सारे के सारे एक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड एक्शन कैसे हो सकते हैं, जब आपने फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया, जब कैप्टिव पोर्टल वगैरह जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करी, उसके बाद ना इन स्टेज के बीच में एक और चीज़ आ सकती है जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर। हम इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। माइट भी मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की हो। हार्वेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो हार्वेस्टर क्या करता है कि आपके वाईफाई के ऊपर जो भी पेजेस हैं, ठीक है, मान के चलो कि अगर आप एक वेबसाइट खोल रहे हो abc.com, ठीक है,
abc.com, एंड आपको लग रहा है कि आप जा रहे हो abc.com पर सिर्फ abc.com ही नहीं, आप जितने भी क्रेडेंशियल्स पर जा रहे हो वो टेक्निकली क्या कर रहा है, वो एक अलग से रास्ते से जा रहा है जो कि आपको ओरिजिनल जैसा दिखेगा। बट दिक्कत क्या होगी कि आप जो भी उसके अंदर क्रेडेंशियल्स को एंटर करोगे ना, वो क्रेडेंशियल्स अपने ओरिजिनल जगह पर जाने की जगह, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। ये क्लाइंट है एंड ये सर्वर है। अब मेन क्या चीज़ है कि क्लाइंट क्या करता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर क्या करता है, वो क्लाइंट के पास वापस भेजता है। बट अब जो हैकर है वो इसकी लेयर के बीच में आ गया। जैसे किसी ने बोला था कि MITM हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ बोली थी, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। बट मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मैन इन द मिडल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी डेटा पास ऑन हो रहा है ना, उसी डेटा को आप सिर्फ लॉग करते जाओ। ठीक है, आप डेटा को क्या करते जाओ, आप डेटा को लॉग करते जाओ। एंड अगर वेबसाइट्स आज के टाइम में आप कोई भी HTTP सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी भी तरीके से आपने सर्टिफिकेट्स चेंज कर दिए, आपने DNS को पॉइजन कर दिया, आपने कोई भी अटैक लगा दिया या फिर ओपन वाईफाई के अंदर इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉग्स के थ्रू ही जाएगी। बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो वो लॉग ज़रूर होगा। उसके बीच में क्या हो सकता है, मैंने आपको HTTP स्टेटस कोड में रीडायरेक्ट वाली चीज़ सिखाई थी कल, याद है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बेटर कॉल मानव पे रीडायरेक्ट सेट कर रहा था ना, मुझे एक और फीचर मिला था। वो दूसरा फीचर क्या था, ग्रुप रीडायरेक्ट। ग्रुप रीडायरेक्ट का क्या मीनिंग है कि आप कुछ भी एक्सेस कर लो, मतलब सिर्फ abc.com ही नहीं, आप XYZ कितनी भी चीज़ों को एक्सेस कर लो, वो सारी की सारी चीज़ों को ना एट द एंड मैलिशियस पेज पर ड्रॉप कर देगा। आइडिया लग रहा है? अभी तो आपने देखा कि ये यार ये चीज़ तो इस तरीके से हो सकती है, ये तो मैंने थ्योरी बोल दी, बट इसका प्रैक्टिकल क्या है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए बता देता हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर। उसका आइडिया क्या है मैं बता देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी फाइनेंशियल जगह पर जाऊँ, फाइनेंशियल आप बोल सकते हो बिल्डिंग में, जहाँ पर कुछ काम हो रहा हो इस सब से रिलेटेड। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि मैं रेलवे स्टेशन या पब्लिक प्लेसेस पर जाऊँ। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मॉल्स पर जाया जाए एंड वहाँ पर ये चीज़ें ट्राई की जाए एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब हम चीज़ों को एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पर आपका हार्वेस्टर भी इस्तेमाल होगा, रियल वर्ल्ड वाईफाई कार्ड्स भी इस्तेमाल होंगे एंड वहाँ पर एक प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन होगा कि ये चीज़ें रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यार हमने बोल दिया मैन इन द मिडल अटैक होता है, बट वो रियलिटी में होता कैसे है, क्वेश्चन तो ये है ना। आप खुद बताओ, क्या आप ये अटैक रियलिटी में कर सकते हो? येस और नो? सनी कह रहा है यस, शाश्वत नो, जतिन नो, बाकी लोगों को क्या लगता है? आयुष यस। अरे ये मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, बट मैं इसको बिल्कुल एक बॉर्डर के अंदर ही करूँगा, मतलब आउट ऑफ द वे नहीं लेकर जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसका बताता हूँ थोड़ा सा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम गूगल पर चलते हैं एंड साइड बाय साइड हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ हो सकती है। MITM डिमॉन्स्ट्रेशन ओपन वाईफाई एंड मैं गया। यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो हमें कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं एंड वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो हम एक बार चेकआउट करते हैं। तो मैन इन द मिडल अटैक डायरेक्टली देखते हैं, कुछ चीज़ हमें मिलती है। तो हाँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक FTP सर्वर बनाया जा सकता है। एक्सेस पॉइंट को स्टार्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, कनेक्ट कैसे करेंगे, बट यहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस नहीं है।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। एक तो ये हो गया तरीका। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक तो ये था कि हमने खुद बनाया है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि दूसरा तरीका है कि जैम एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ठीक है, आप क्या करो कि आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क को जैम करो। अब जैम किस तरीके से होगा हम इसको भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है कि ये वही मॉल है एंड मॉल का नाम क्या है, ABC मॉल। अब ABC मॉल के अंदर जो वाईफाई है उसका नाम भी क्या है, QAZ। ठीक है, बट मैं क्या करूँ कि मैं एक ओल्ड डिवाइस तैयार करूँगा जो कि इस QAZ वाले नेटवर्क को जैम कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस QAZ वाले नेटवर्क को जैम कर देगा। अगर वो इस नेटवर्क को जैम कर देगा, फिर वो क्या करेगा कि वो ना इससे सिमिलर नेटवर्क्स क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, इससे सिमिलर नेटवर्क्स क्रिएट करेगा। अब QAZ तो एक है ना, बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम QAZ की मान के चलो कि 100 कॉपीज़ क्रिएट कर दी। अब खुद ही सोचो कि अगर एक नेटवर्क था, उस ओरिजिनल को जैम कर दिया और 100 कॉपीज़ क्रिएट कर दी, तो क्या चांसेस नहीं है कि जो विक्टिम है वो इन नेटवर्क से कनेक्ट करेगा? यस और नो? ठीक है, तो जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तब भी मेन क्या चीज़ आती है, तब भी आपका पिछला वाला ही प्रोसेस को फॉलो अप किया जा सकता है कि आप मैलिशियस एक डिवाइस बना सकते हो एंड उसके अंदर चीज़ें लॉग इन होंगी। बट अब क्वेश्चन ये कि आखिर इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, घुमा फिरा के बात ये है, ये सब करने के लिए आपको जो चीज़ सीखनी है वो आपको समझना है अंडरस्टैंड नेटवर्किंग। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी दिन करे हैं, 4 दिन 5 दिन, आपने अभी तक 2 स्किल्स पे काम किया है मेनली। पहला तो है लाइनक्स, दूसरा है हमारे पास हाउ वेब वर्क्स। लाइनक्स है, हाउ वेब वर्क्स है। अब हमें इतना तो पता चल गया, इन चीज़ों के बाद हम एटलीस्ट क्या चीज़ कर सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं। हम क्या चीज़ समझ सकते हैं, वेब ऐप्स को समझ सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ तो वेबसाइट्स को समझ सकते हैं। बट क्या हैकिंग सिर्फ वेब ऐप्स को समझना ही होता है, या फिर क्या हैकिंग सिर्फ वेबसाइट्स को समझना ही होता है? नहीं, हैकिंग इससे कहीं आगे है। बिकॉज वेबसाइट को समझना या वेब कैसे काम करता है वो सिर्फ एक पार्ट है। इसका जो तीसरा पोर्शन है, जो तीसरी स्किल है जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास नेटवर्किंग। ठीक है, बेसिकली हाउ अ नेटवर्क फंक्शंस। क्लियर है कि हमारा थर्ड फेज क्या होने वाला है? यस और नो? ठीक है, मैंने कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको ये चीज़ें बताई एंड मैं इसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर लाऊंगा वाईफाई हैकिंग एंड ऑल इन चीज़ों पे। बट जितनी भी चीज़ें हम करेंगे हम लीगल वे से ही करेंगे, कुछ भी इलीगल वे से नहीं करेंगे। सो उसके लिए मैं अभी ट्राई हैक मी पर जाता हूँ। ट्राई हैक मी पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा प्री सिक्योरिटी के अंदर। प्री सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे नेटवर्क फंडामेंटल्स पे। नेटवर्क फंडामेंटल्स पे जाने से पहले हम हाउ वेब वर्क्स में थे एंड हाउ वेब वर्क्स के अंदर हम थे HTTP इन डिटेल पे। HTTP इन डिटेल के अंदर सिर्फ हमारे 2 पोर्शन रहते थे जो हमारे पेंडिंग है, उसके अलावा बाकी सारा का सारा हमारा हो चुका है। तो इसमें मैं पहले इसको फिनिश कर देता हूँ। हेडर्स हमारा हो गया था, हमारा टास्क 6 था कुकीज़। कुकीज़ के बारे में एक बार हम बात करते हैं। तो कुकीज़ के बारे में हमने पहले भी सुना है, ये बेसिकली एक छोटा सा पीस ऑफ डेटा है जो कि हमारे कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है। कुकीज़ कब सेव होती हैं? कुकीज़ आर सेव्ड व्हेन यू रिसीव अ सेट कुकी हेडर फ्रॉम अ वेब सर्वर। कुकीज़ सेव तब की जाती हैं जब हमारे वेब ब्राउज़र पर एक हेडर आता है जिसमें क्या चीज़ मेंशन किया होता है, सेट कुकी। अब इसके अंदर क्या होता है कि देन
Every further request you make, you will send the cookie data back to the web server. इसके बाद क्या होता है कि अगर एक बार कुकी सेट हो गई, हर बार जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, हम कुकी डेटा को भेजते हैं वेब सर्वर पर. अब क्या कहता है, बिकॉज HTTP स्टेटलेस विच डजेंट कीप ट्रैक ऑफ योर प्रीवियस रिक्वेस्ट, cookies can be used to remind the web server who you are, some personal settings for a website, or whether you have been to the website before. अब जो HTTP है वो स्टेटलेस है. स्टेटलेस का क्या मीनिंग है कि HTTP खुद में कुछ चीज़ स्टोर नहीं करके रख सकता. कुकीज़ किस वजह से काम में आती हैं, कुकीज़ वेब सर्वर को बता सकती है कि क्या आपने इस वेबसाइट पे पहले विज़िट किया है या नहीं किया, या जो भी आपकी पर्सनल सेटिंग से इन्फॉर्मेशन है. अब यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है HTTP रिक्वेस्ट के बारे में. बेसिकली एक सबसे पहले नॉर्मल रिक्वेस्ट थी. क्लाइंट ने क्या किया, वेब पेज को रिक्वेस्ट किया, ठीक है. उसके बाद सर्वर ने क्या किया, एक सिंपल वेब पेज और फॉर्म के साथ डेटा सेंड कर दिया, रिस्पोंड कर दिया. देन क्लाइंट क्या करता है, फॉर्म की डिटेल्स भरता है, एंड फॉर्म की डिटेल्स जब वो भरता है तो उसमें नेम आ जाता है एडम. अब नेम एडम आने के बाद सर्वर क्या करता है, वो रिस्पोंड करता है, एंड उसमें जो कुकी है वो कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाती है. वो क्लाइंट का बता देती है कि जो डेटा है वो है नेम इज़ इक्वल टू एडम. तो अब से हर बार जब भी काम होगा तो ना जो कुकी भेजी जाएगी वो नेम इज़ इक्वल टू एडम हो जाएगी. सर्वर किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है, आप जब भी वेबसाइट पे जाओगे तब कुछ इस तरीके से लिखा आएगा, वेलकम बैक एडम. क्लियर है ये प्रोसेस, येस और नो? ओके, अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन हम नीचे देखते हैं. Cookies can be used for many purposes but are most commonly used for website authentication. The cookie value won't usually be a clear text string where you can see the password but a token. अब यहाँ पे क्या कहता है कि कुकीज़ का काम ना कई सारे हो सकते हैं, बट इसका जो मोस्ट कॉमन काम है वो वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल की जाती है. जो कुकी की वैल्यू होती है ना वो आपको जनरली क्लियर टेक्स्ट में दिखाने को नहीं मिलती इतनी सिंपली, ठीक है, जहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड देख सकते हैं, बल्कि टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं. टोकन्स क्या होते हैं, एक ये यूनिक सीक्रेट की होती है जो कि इंसान इजीली गेस नहीं कर सकता, ठीक है. आपको कोड को डीकोड करना पड़ता है. अब क्या कहता है, व्यूइंग योर कुकीज़, you can easily view what cookies your browser is sending to a website by using developer tools in your web browser. आप इजीली देख सकते हो वेब ब्राउज़र की मदद से कि आपका ब्राउज़र कौन सी कुकीज़ भेज रहा है, एंड किसकी मदद से आप देख सकते हो, डेवलपर टूल्स की मदद से. If you are not sure how to get to developer tools in your browser, click on the view website at the top of this task for a how to guide. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने व्यू साइट करके डेवलपर टूल्स के बारे में बताया है कि फायरफॉक्स में आप किस तरीके से डेवलपर टूल्स देख सकते हो, क्रोम में किस तरीके से देख सकते हो, सफारी में किस तरीके से देख सकते हो, एज में किस तरीके से देख सकते हो, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर पे. तो अगर आपको डेवलपर टूल्स देखने हैं तो आप वो चीज़ गूगल भी कर सकते हो. अब यहाँ पे क्या कहता है कि वंस यू हैव ओपन डेवलपर टूल्स ओपन, क्लिक ऑन द नेटवर्क टैब. डेवलपर टूल्स के अंदर अगर आप नेटवर्क टैब पर क्लिक करोगे तब वहाँ पर ये टैब क्या चीज़ शो करेगी, ये रिसोर्सेज के लिस्ट शो करेगी जो कि वेब ब्राउज़र यहाँ पर चीज़ें पास ऑन हो रही हैं. यू कैन क्लिक ऑन ईच वन to receive a detailed breakdown of the request and response. If your browser sent a cookie, you will see these on the cookies tab of the request. जब आप इस पर क्लिक करोगे, जब आप इसका डिटेल ब्रेकडाउन चेक करोगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाले पोर्शन का, अगर ब्राउज़र ने कोई कुकी भेजी है तब आपको कुकी टैब में चीज़ें विजिबल हो जाएंगी. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच हेडर इज़ यूज टू सेव कुकीज़ टू योर कंप्यूटर. कौन सा हेडर इस्तेमाल होता है कुकी सेव करने के लिए, सेट कुकी. टास्क 6 आपको क्लियर है? आस्था, जतिन, आयुष, ब्लैक हेड, यहाँ पर जितने भी लोग हैं गाइज येस नो करके एक बार आप बता दो. अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है देन 7th है हमारे पास, क्लिक ऑन द व्यू साइट बटन ऑन द राइट. ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया. उसके बाद क्या कहता है, दिस इज़ एन इम्यूलेटर फॉर मेकिंग डेमो HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग वट यू हैव लर्न फ्रॉम अबव टास्क. यू कैन यूज इट टू
कंप्लीट द बिलो टास्क। ओके, सो यहाँ पर वो टास्क देते हैं और हमें यहाँ पर ट्राई आउट करने हैं। मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू स्लैश रूम, गेट किया, देन स्लैश रूम पे करना है, तो मैंने यहाँ पर रूम किया एंड मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, THM यू आर इन द रूम। तो यहाँ पर सेम चीज़ मैंने पेस्ट कर दी, THM यू आर इन द रूम। Make a get request to blog and using the gear icon set the parameter to 1 in the URL get field। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ सेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ब्लॉग, एंटर प्रेस करता हूँ, गो करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कुछ मिसिंग पैरामीटर करके। मिसिंग पैरामीटर करने के बाद क्या कहता है, एंड यूजिंग द गियर आइकन, गियर आइकन, ठीक है, मैं गियर आइकन पे गया एंड देन यहाँ पर क्या कहता है कि हमें यहाँ पर सेट करनी है, सेट द ID पैरामीटर एंड उसकी वैल्यू डालनी है 1। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर ID दे देता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ 1। मैं इसको सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद मैं इसको गो करता हूँ। गो करते ही मेरे पास क्या आ गया, THM यू फाउंड द ब्लॉग, उसको मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट टू द यूज़र /1, तो मैं गेट पे गया, डिलीट रिक्वेस्ट पे गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर URL में चेंज करना है यूज़र, देन यहाँ पर मैं करता हूँ 2 एंड मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेज नहीं आ रहा। विद द यूज़र नेम पैरामीटर सेट टू एडमिन, तो मुझे पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। पैरामीटर मैं पिछले वाले को हटा देता हूँ, देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम एंड उसका वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, एडमिन रख देता हूँ। सेव करूँगा, देन मैं क्लोज करूँगा, गो पर करूँगा। ओके, तो यहाँ पर इस वक्त भी 1 मिनट को चेक करते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट तो हमने यूज़र 1 किया, पहले गो किया तो THM यूज़र इज़ डिलीटेड, ये आ चुका है। देन मेक अ पुट रिक्वेस्ट, तो यूज़र 2 के लिए मुझे क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट करनी है /user/2 विद द यूज़र नेम्स एज एडमिन हमने सेट कर रखा है। तो अगर मैं गो करता हूँ तब आप यहाँ पर देख सकते हो THM यूज़र हैज़ अपडेटेड। देन उसके बाद क्या कहता है, पोस्ट द यूज़र नेम ऑफ THM एंड द पासवर्ड ऑफ लेट मी इन टू लॉग इन। ओके, पोस्ट करना है, देन मैं पोस्ट रिक्वेस्ट डालूँगा द यूज़र नेम ऑफ THM एंड द पासवर्ड ऑफ लेट मी इन टू लॉग इन। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं /login, लॉगिन किया, सेटिंग्स पे गया, यूज़र नेम क्या था, एक बार यहाँ पर मैं वैल्यू सेट करता हूँ। यूज़र नेम मैंने क्या डाला था, THM, सेव कर दिया। देन मैंने नेक्स्ट डाला पासवर्ड एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट मी इन, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको प्रोसेस करता हूँ कि मिसिंग पोस्ट पैरामीटर्स, तो यूज़र नेम इज इक्वल टू THM, पासवर्ड है लेट मी इन। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ इश्यू है, यूज़र नेम में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है। यूज़र नेम एंड THM, सेव करते हैं, क्रॉस करते हैं, रन करते हैं। ओके, सो HTTP रिक्वेस्ट मास्टर हमारे पास आ गया है एंड इसी के साथ ये रूम फिनिश हो चुका है। इतना पोर्शन आपको क्लियर है? एंड क्लियर है तो एक बार आप यस लिख दो। ओके, सो अगर आपको ये क्लियर है, इसी के साथ हमारा हाउ वेब वर्क्स फिनिश होता है। एंड हाउ वेब वर्क्स करने के बाद आज हम अपना नेटवर्किंग पोर्शन स्टार्ट करेंगे। प्री सिक्योरिटी पर मैं जाऊंगा एंड प्री सिक्योरिटी में हमने नेटवर्क फंडामेंटल स्टार्ट करना है। तो देखो, नेटवर्क फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ नेटवर्किंग को देखते हैं। सो व्हाट इज़ नेटवर्किंग, हाँ ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। नेटवर्किंग क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। रियल लाइफ में अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो हमारा क्या है कि जब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके का नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंडशिप सर्कल,
अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो आपके सिमिलर हॉबीज़ की वजह से, आपके इंटरेस्ट की वजह से, आपके स्किल्स की वजह से, या किसी और भी फैक्टर से, तो इसका मीनिंग क्या है, आपका फ्रेंडशिप सर्कल एक तरीके का नेटवर्क है। अब नेटवर्क आपको रियल लाइफ में भी मिल जाएंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल जाएगा जो कि नेशनल पावर ग्रिड है। अगर आप अपने नेबर से मिलते हो तो वो भी एक तरीके का नेटवर्क है। आपको पोस्टल सिस्टम में मिल जाएगा जो कि आपके लेटर्स और पार्सल्स जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जब एक दूसरे से जुड़ी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। अगर मैं इस टर्म को टेक्निकली बात करूँ तो नेटवर्क आज के टाइम में कहीं पे भी बनाया जा सकता है, चाहे वो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, चाहे वो बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो। अब ये डिवाइसेस हमारे लैपटॉप से लेके, फ़ोन से लेके, सिक्योरिटी कैमरा, ट्रैफिक लाइट, कुछ भी हो सकते हैं। नेटवर्क आज के टाइम में इंटीग्रेटेड है हमारी डेली लाइफ में, चाहे हम वेदर डिटेल्स चेक करते हो, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही हो, या फिर अगर हमें ये चेक करना है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का सही रास्ता कौन सा है। हर जगह पर नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं एंड नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी का एक फंडामेंटल टॉपिक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि बॉब, एलिस एंड जिम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरीके से हैं। तो कौन सी टर्म है जो कि रेफ़र की जाती है, डिवाइसेस जब एक साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। टास्क वन आपको क्लियर है कि टास्क वन क्या था? यस और नो? जतिन, आस्था, ब्लैक हैट, आयुष। ओके, सो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, क्या कहता है कि अब हमें ये चीज़ समझ तो आ गया है कि एक नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अब हमें इंटरनेट को समझना है। इंटरनेट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक जाइंट नेटवर्क है जिसमें छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलाकर बहुत बड़े नेटवर्क्स बन जाते हैं। आपने ना बेसिक टर्म की बात सुनी होगी, लैन, वैन, मैन, इस टाइप की जो टर्म्स होती हैं, जो आपकी छोटी छोटी लैन्स होती है ना, जब वो आपस में कनेक्टेड होती है एंड पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हैं, उसको हम जनरली सारे डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन हम वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि एलिस जैन को जानती है, टोबी को जानती है, देन एलिस बॉब को जानती है, जिम को जानती है, बॉब और जिम एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर कल को बॉब को कोई चीज़ भेजनी है जैन को तो वो एलिस के थ्रू भेज सकता है, ठीक है। तो जब इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं, ये क्या है, इससे एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बता रखा है कि पहला इंटरनेट का इटरेशन कब स्टार्ट हुआ था, लेट 1960s में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, एरपानेट प्रोजेक्ट का नाम था। इस प्रोजेक्ट को कौन फंडेड किया, किसने इसको प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट ने, ठीक है। एंड पहला डॉक्यूमेंटेड नेटवर्क एक्शन में भी इसी वक्त ही आया था। However, it wasn't until 1989 when the internet as we knew it was invented by Tim Berners-Lee by the creation of www. 1989 तक इंटरनेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। इंटरनेट एग्जिस्टेंस में कब आया था, www की खोज के बाद। एंड ये सब किसकी वजह से हुआ था, टिम बर्नर्स ली की वजह से। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे क्या बताता है कि इट वॉजेंट अंटिल दिस पॉइंट दैट द इंटरनेट वॉजेंट यूज्ड एज अ रेपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक इट इज़ टुडे। पुराने टाइम में जिस तरीके से इंटरनेट स्टोर होता था, इंटरनेट एग्जिस्ट करता था, जहाँ पर हम रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ आज के टाइम में हम करते हैं, पर पुराने टाइम में उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पर ये कहता है कि आप एलिस के फ्रेंड्स को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, अगर ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं तो इंटरनेट को ना हम कुछ उसी वे में देख सकते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बीच का पोर्शन है एंड अलग अलग नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेट क्या है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अब जो ये छोटे नेटवर्क्स हैं हम इनको प्राइवेट नेटवर्क्स बोल सकते हैं। एंड जो ये नेटवर्क्स हैं जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, किसकी मदद से कनेक्ट होते हैं,
पब्लिक नेटवर्क की मदद से कनेक्ट होती है, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो एक नेटवर्क जनरली दो टाइप का हो सकता है सॉरी, एक नेटवर्क जनरली दो टाइप का हो सकता है, प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क। इतना पोर्शन आपको क्लियर है? आस्था, जतिन, आयुष, ब्लैक हैट, कृष्णा, जितने भी लोग हैं आप सभी को ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है कि अगर आपको अपने नेटवर्क पे किन्हीं डिवाइसेस को एक्सेस करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो आप किस तरीके से करोगे। इन्होंने यहाँ पर दो टर्म्स दे रखी हैं मेनली, एक है आईपी एड्रेस और एक है मैक एड्रेस। आइडेंटिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके नाम से और उनके फिंगरप्रिंट से, उसी तरीके से इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस हैं हम उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो उनके आईपी एड्रेस से, दूसरा उनके मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर हम आईपी की बात करते हैं तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली इंटरनेट पर आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सब का एक आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लोकल आईपी एड्रेस अलग होता है एंड जो आईपी एड्रेस पब्लिकली होता है वो अलग होता है। आईपी एड्रेस जनरली 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, ऑक्टेट 1, 2, 3 एंड 4। हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम जा सकती है अराउंड आपका 253 तक, ठीक है। तो जो 253 तक जा सकती है, बट मेनली मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 0 से लेके 255, ठीक है। जैसे 192 ये 0 से स्टार्ट हो सकता है एंड मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 255। सिमिलरली ऑक्टेट 2 वाला पोर्शन 0 से 255, ऑक्टेट 3 वाला भी 0 से 255, ऑक्टेट 4 भी आपका 0 से 255। एक आईपी एड्रेस क्या है? ये बेसिकली एक सेट ऑफ नंबर है जो कि 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। हर ऑक्टेट क्या करता है? बेसिकली एक आईपी एड्रेस को समराइज करता है जो कि किसी नेटवर्क पर एग्जिस्ट करता है। अब कोई भी आईपी एड्रेस है वो कैलकुलेट किया जा सकता है टेक्निक से, जिसको हम आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग बोलते हैं। अब ये हम किसी और दिन समझेंगे कि आखिर सबनेटिंग क्या होता है या आईपी एड्रेसिंग क्या होता है। अभी आपको जो चीज़ समझनी है वो आपको ये समझना है कि एटलीस्ट आईपी क्या होता है। आईपी एड्रेस बेसिकली कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। प्रोटोकॉल से किसी नेटवर्क की बैकबोन होती है एंड ये डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाती है एक ही लैंग्वेज में। अब चाहे आप पब्लिक नेटवर्क पे हो चाहे आप प्राइवेट नेटवर्क पे हो, आईपी एड्रेस हर टाइप के नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी आपको प्राइवेट नेटवर्क्स में डिवाइसेस मिलेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो 192.168 इससे स्टार्ट हो, बट जितने भी आपको पब्लिक वाले मिलेंगे उनका जो नंबर है वो 192.168 इनसे स्टार्ट नहीं होगा। उनका जो एड्रेसिंग है वो अलग तरीके से होती है। तो अगर आप यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स को भी चेक करोगे ना, तो प्राइवेट में क्या चीज़ है, प्राइवेट में आप देख सकते हो 192.168.1.77 है। सिमिलरली अगर आप चेकआउट करोगे पब्लिक में क्या है 86.157.52.21 है। अगर आप प्राइवेट में चेक करोगे तो 192.168.1.74 है एंड अगर आप पब्लिक का चेक करोगे 86.157.52.21 है। आपको ये चीज़ समझ आ गई कि पब्लिक कौन सा है एंड प्राइवेट कौन सा है? इज इट क्लियर? अगर कल को मैं आपको एक प्राइवेट एड्रेस दे दूँ तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो ना। सनी ये डिपेंड करता है, ठीक है, आपके नेटवर्क के ऊपर। इट्स नॉट अ स्टैटिक थिंग, ये आपके डायनामिक चीज़ होती है एंड ये डिपेंड करता है नेटवर्क पे। तो आईपी के बारे में हम जनरली जानेंगे डीप में आगे, अभी मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो एड्रेस होता है ये 12 कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? जिसका जो नंबरिंग सिस्टम है
वो है 16 का, ठीक है। यहाँ पर बेस 16 तक के नंबरिंग सिस्टम बनाया जाता है एंड ये जनरली 2 कैरेक्टर्स के हिसाब से सेपरेटेड होता है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है A4:C3:F0:85:AC:2D। अब जो ये पोर्शन होता है ना AC C3 F0, जो ये शुरू के 3 पोर्शंस हैं, ये होते हैं वेंडर के, ठीक है। वेंडर क्या होता है, जिसने कि वो स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग ने कोई एक हार्डवेयर बनाया है तो सैमसंग के डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके मैक एड्रेस से। अगर आपको किसी का मैक एड्रेस पता चल गया और अगर आप उसको रिवर्स सर्च कर सकते हो, तब आपको पता चल जाएगा कि जिस डिवाइस से हैकिंग हुई है वो सैमसंग का डिवाइस है। अगर हम नेटवर्क इंटरफेस की बात करते हैं तो जो उसका यूनिक एड्रेस होता है वो अगले 3 कॉलन्स होते हैं, बेसिकली 85:AC:2D। इस तरीके से ये चीज़ें डिवाइड रहती हैं। पहले 3 सेक्शन आपके डिवाइड हैं वेंडर के लिए, जो अगले 3 हैं वो डिवाइडेड है आपके नेटवर्क इंटरफेस के लिए। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैक एड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, स्पूफ किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि चेंज क्यों नहीं किया जा सकता, स्पूफ क्यों किया जा सकता, इस पोर्शन को अभी हमें समझना है। देखो, स्पूफिंग को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, उस नेटवर्क डिवाइस का जो मैक है अगर कॉपी कर लिया जाए किसी और डिवाइस द्वारा, ठीक है। अब ये किस तरीके से कॉपी किया जा सकता है, कभी जो सिक्योरिटी डिज़ाइन है वो सही से ना बनाओ, एंड इसमें कई सारी चीज़ें होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है कि आपको एक डिवाइस हैक करना है जो कि ए नेटवर्क पे है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो नेटवर्क है वो है आपका ए, और जो डिवाइस है जो कनेक्टेड है वो है आपका एक्स। अब एक और डिवाइस एग्जिस्ट करता है जो कि है वाई। अब जो वाई डिवाइस है ना, वाई डिवाइस ए से कनेक्ट होना चाहता है पर हो नहीं सकता बिकॉज उसको इसका आईडी पासवर्ड नहीं पता। अब वाई डिवाइस क्या कर सकता है, वो एटलीस्ट ना इस नेटवर्क को, इस ए वाले नेटवर्क को स्कैन करने का ट्राई आउट कर सकता है, एंड वो किसी भी तरीके से क्या करेगा, वो हैंडशेक कैप्चर करेगा। वो क्या करेगा, वो हैंडशेक कैप्चर करेगा। वो हैंडशेक एंड इसके साथ साथ जो चीज़ें चलती है वो मैक एड्रेस को देखता है, ठीक है। तो अगर उसको मैक वाला पोर्शन मिल जाता है तो वो ना कुछ इस तरीके से करेगा कि वो ना एक्स वाले डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देगा, एंड डिस्कनेक्ट होने के बाद वो कुछ ऐसा प्रिटेंड करेगा कि ये जो हमारा वाई वाला डिवाइस है, एक मिनट, यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से प्रिटेंड करेगा, जो एक्स के डिवाइस का मैक एड्रेस था वो दिखाएगा कि नहीं ये मैं हूँ, ये मैं वाई वाला डिवाइस हूँ। तो वो ये चीज़ ट्राई करेगा कि एक्स की जगह कौन सा कनेक्ट हो जाए, वाई वाला डिवाइस ए नेटवर्क से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर आई थिंक इन्होंने कोई लैब भी दी है, एक बार लैब चेक करते हैं, व्यू साइट। तो यहाँ पर इन्होंने लैब दी है, कोई लैब को प्रैक्टिकल यहाँ पर क्या बता रखा है कि यहाँ पर इंटरैक्टिव लैब है जो कि सिमुलेट करती है एक होटल वाईफाई नेटवर्क को, जहाँ पर हमें किसी भी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए पे करना पड़ता है। अब जो राउटर है वो अलोन नहीं कर रहा बॉब्स के पैकेट्स को, जो कि ब्लू हैं ट्राई हैकमी वेबसाइट पर, ठीक है, जिनको बिन में डाला जा रहा है। बट जो एलिस के पैकेट्स हैं जो कि ग्रीन हैं वो साफ साफ जा पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बॉब के पैकेट्स नहीं जा रहे एंड एलिस के पैकेट्स जा रहे हैं। क्या कहता है, ट्राई चेंजिंग बॉब्स मैक एड्रेस टू द सेम एज एलिस टू सी व्हाट हैपन्स। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर मैं इसको डायरेक्टली रिक्वेस्ट करता हूँ ना, तो ये जा नहीं रहा, ये डस्टबिन में जा रहा है, राउटर इसको पास नहीं होने दे रहा अपने नेटवर्क से। बट अगर मैं एलिस का नेटवर्क ही स्पूफ कर दूँ, अगर मैं क्या करूँ, मैं इसका नेटवर्क ही स्पूफ कर दूँ और मैं इसका नेटवर्क की वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, स्पूफ करने के बाद मैंने इसके नेटवर्क की वैल्यू चेंज कर दी एंड सेम कर दी, और अगर मैं तब रिक्वेस्ट करता हूँ
तब ये पास ऑन हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि मैं उस नेटवर्क को हैक कर सकता हूँ मैक एड्रेस की मदद से भी, बिकॉज उसका जो आईपी है, सॉरी, जो उसका मैक एड्रेस है वो तो स्पूफ हो चुका है। अब जो उसका नेटवर्क होगा वो आइडेंटिफाई करेगा दूसरे डिवाइस को भी एज द सेम डिवाइस। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस के ऑक्टेट बोलते हैं। डिजिट्स कितनी होती हैं? 4 डिजिट्स होती हैं। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। टास्क जब हमने ये किया तो हमारे पास ये फ्लैग आ गया, THM यू गॉट ऑन ट्राई हैक मी। तो इतना सा ये पोर्शन था। क्या आपको क्लियर है? आस्था, जतिन, आयुष, ब्लैक हैट, कृष्णा, सनी। देखो डोस वाली चीज़ थोड़ी अलग है, ठीक है। डोस एक अलग तरीके से किया जाता है, आप मैक से डोस तो नहीं करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हमें बताता है? ICMP के बारे में, एंड उसमें यहाँ पर कहता है पिंग। अब अगर आपको पिंग नहीं पता तो क्या होती है, तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पिंग आपकी बेसिक कमांड है नेटवर्किंग के अंदर, एंड पिंग इस्तेमाल करती है ICMP का। ICMP क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ICMP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये जो पैकेट्स होती है ये डिटरमाइन करते हैं परफॉर्मेंस को। किसकी परफॉर्मेंस को? 2 डिवाइसेस जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, अगर इन्होंने लैब में कुछ दे रखा है तो ओके, सो इन्होंने पिंग करने के लिए दे रखा है। मोस्ट प्रोबेबली आगे कुछ ना कुछ टास्क ज़रूर आएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि जो टाइम लेता है ICMP पैकेट्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, हम उसको किस तरीके से मेज़र करते हैं? पिंग से मेज़र करते हैं। अगर आपको पिंग करना है तो आप अपने टर्मिनल में भी कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हो। आपको कमांड लगानी है पिंग, एंड पिंग लगाने के बाद आप किसी वेबसाइट का URL डाल सकते हो, या फिर आप IP एड्रेस लिख सकते हो। तो IP एड्रेस और ये चीज़ें लिखने की वजह से होगा क्या कि ना कुछ रिक्वेस्ट हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रैवल करेंगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ हमें बताएगा कि इतने बाइट्स का डेटा ट्रैवल किया इस IP एड्रेस से, उसका ICMP सीक्वेंस ये था, उसका TTL टाइम टू लिव ये था, एंड जो उसका टाइम था आने जाने का वो ये था। इस तरीके से कुछ स्टार्ट्स आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ना एक बार 8.8 को पिंग करके देखते हैं। 8.8 आपका गूगल के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं पिंग रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पिंग रिक्वेस्ट में यहाँ पे क्या हुआ कि ना टोटल 4 पैकेट्स गए एक जगह से दूसरी जगह पर, एंड आप देख सकते हो कि 64 बाइट्स का डेटा 8.8.8 की तरफ से आया। ICMP सीक्वेंस इसका दिया हुआ है यहाँ पर हमें। TTL भी हमें इसका यहाँ पर गिवन है, टाइम टू लिव। देन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 8.14 ms का, 9.67 ms का, 9.38 ms का, 9.83 ms का। तो इतनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देन प्रोटोकॉल पिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? ICMP होता है। सिंटेक्स क्या होगा? 10.10.10.10 को पिंग करने के लिए पिंग 10.10.10.10.10 ये करेक्ट है। जब मैंने इसको पिंग किया तो मेरे पास एक फ्लैग आ गया था THM आई पिंग द सर्वर, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी इंट्रोडक्शन टू लैन वाले पोर्शन में। इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीट पर लिख देंगे। नेटवर्क का आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर नेटवर्किंग होती क्या है, येस और नो। आस्था, जतिन, आयुष, ब्लैक हैट, कृष्णा, सनी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसके बाद हमारे पास रूम है इंट्रोडक्शन टू लैन। एक बार इंट्रोडक्शन टू लैन को हम चेकआउट करते हैं कि ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको कल देखेंगे। सो टास्क 1 रिंग टोपोलॉजी स्विच, ओके। तो ऐसे करते हैं, जो इसके बाद वाले रूम है हम उसको कल चेकआउट करेंगे। आज आप अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ तक आपको कोई डाउट है?
आस्था, जतिन, आयुष, ब्लैक हैट, सनी। गाइस आप जल्दी से येस नो लिख सकते हो। ओके, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है देन इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम इंट्रो टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी कर चुके हैं, इंट्रो टू डिफेंसिव सिक्योरिटी हम कर चुके हैं। देन इसके बाद एक पोर्शन हो रहा है करियर्स इन साइबर। करियर्स इन साइबर वाले रूम को अभी हम चेकआउट करते हैं। आप बस मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, सो हम बात कर रहे थे करियर्स इन साइबर के बारे में। तो करियर्स इन साइबर ये वाला जो रूम है ये बेसिकली कवर करता है कि आखिर साइबर सिक्योरिटी में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, कौन से जॉब रोल्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो साइबर सिक्योरिटी के करियर्स हैं उसके अंदर जो सैलरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अलग अलग जॉब्स की अलग अलग सैलरी है। टोटली डिपेंड करता है कि आप ऑफेंसिव साइड काम करते हो या फिर आप डिफेंसिव साइड काम करते हो। ऑफेंसिव साइड क्या होती है इसको मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी दिखा दिया है इंट्रोडक्शन टू ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाली वीडियो में। डिफेंसिव साइड कौन सी है इसको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव साइड में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको साइबर में करियर बनाना क्यों चाहिए। 3 इन्होंने रीज़न दे रखे हैं। पहली बात हाई पे है, दूसरी बात यहाँ पर कहता है कि वर्क कल्चर एक्साइटिंग है, ठीक है, बट अब ये टोटली हमारे ऊपर है कि हमें एक्साइटिंग लगता है या नहीं लगता। नेक्स्ट है कि डिमांड में है, जो साइबर पोजीशंस हैं वो आज तक फुलफ़िल नहीं की गई है। इवन कि इंडिया में भी जो साइबर सिक्योरिटी की पोजीशंस हैं वो खाली हैं बहुत सारी। तो इस रूम में हम अलग अलग साइबर सिक्योरिटी के रोल्स को चेकआउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देन है टास्क 2, पहला रोल है सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट आर इंटीग्रल टू कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम अटैक्स। इनका मेन काम क्या होता है कि ये कंपनी को अटैक से बचाएंगे। Analysts explore and evaluate company networks to uncover actionable data and recommendations for engineers to develop preventative measures. एनालिस्ट क्या करते हैं कि नेटवर्क्स को चेक करते हैं, ये ट्रेसेस को चेक करते हैं एंड रिकमेंड करते हैं इंजीनियर्स को कि वो क्या कर सकते हैं उनके नेटवर्क को बचाने के लिए। दिस जॉब रोल रिक्वायर्स वर्किंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड द सिक्योरिटी लैंडस्केप। तो इसमें हमें कई सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है जिससे कि हमारी जो कंपनी के हिसाब से रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स अच्छे से आना चाहिए, आपको नेटवर्किंग अच्छे से आनी चाहिए, उसके अलावा आपको अटैक्स को समझना है, तब आप इस रोल में अच्छे से जा सकते हो। यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं इस रोल के लिए। Working with various stakeholders to analyze the cybersecurity throughout the company, compile ongoing reports about the safety of networks, documenting security issues and measures taken in response, develop security plans incorporating research on new network tools and trends, and measures needed across teams to maintain data security। तो इन्होंने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हैं। पहला तो इन्होंने ये बताया है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है ताकि हम साइबर सिक्योरिटी को पूरी की पूरी कंपनी में चेक कर सके। सेकंड चीज़ क्या है कि हमें नेटवर्क्स को चेक करना है, हमें एसेट्स को चेक करना है, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो हमें उनको डॉक्यूमेंट करना है एंड उनके अगेंस्ट हम मेजर्स लेंगे ताकि उनके थ्रू कोई भी अटैक कंपनी में ना हो। देन तीसरा पोर्शन है कि हमें सिक्योरिटी प्लान्स बनाने हैं जिससे कि अगर कोई नए अटैक टूल्स आते हैं या कोई भी चीज़ें जो हमारी कंपनी की हार्म कर सकती हैं हमें उसके अगेंस्ट बच के रहना है। देन यहाँ पर इन्होंने लर्निंग पाथ्स को सजेस्ट कर रखा है। अगर आप ट्राई हैक मी में कंटिन्यू करना चाहो तब आप प्री सिक्योरिटी एंड प्री सिक्योरिटी के बाद आप साइबर डिफेंस को कर सकते हो। देन ये भी हमने रीड कर लिया। देन टास्क 3 है हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर का क्या काम होता है। सिक्योरिटी इंजीनियर्स डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यूजिंग थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी डेटा
ओपन सोर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी वर्कफोर्स। सिक्योरिटी इंजीनियर्स का क्या काम होता है कि ये लोग ना सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? जो भी थ्रेट्स का डेटा है, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ का डेटा है, ठीक है, उनकी मदद से, उनका इस्तेमाल करके ये सिक्योरिटी सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। दे वर्क अक्रॉस सर्कमवेंटिंग अ ब्रेड्थ ऑफ अटैक्स इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशंस अटैक्स, नेटवर्क थ्रेट्स एंड इवॉल्विंग ट्रेंड्स एंड टेक्टिक्स। अब सिक्योरिटी इंजीनियर ज़्यादातर क्या करते हैं? जिस भी टाइप के अलग अलग अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस पे हों, चाहे वो नेटवर्क्स पे हों, जिस तरीके से जो नेटवर्किंग या फिर जो अटैक्स का जो ट्रेंड है जो चल रहा है, वो इस सब को अपडेट रहते हैं एंड उसके हिसाब से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अल्टीमेट गोल इनका क्या होता है? इज़ टू रिटेन एंड अडोप्ट सिक्योरिटी मेजर्स टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अटैक एंड डेटा लॉस। इनका अल्टीमेट गोल भी वही होता है कि ये अटैक्स वाली जितनी भी चीज़ें हैं या जो डेटा लॉस हैं, ये उनको प्रिवेंट कर सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है एंड स्क्रीनिंग की जाती है किस चीज़ की? सिक्योरिटी मेजर्स की अक्रॉस अ सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या चीज़ है कि नेटवर्क्स को मॉनिटर किया जाता है एंड रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं रिगार्डिंग आपके सिस्टम अपडेट। आपको सिस्टम भी अपडेट करवाए जाते हैं एंड वल्नरेबिलिटीज़ को मिटिगेट किया जाता है। थर्ड चीज़ है कि आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम्स नीडेड फॉर ऑप्टिमल सिक्योरिटी। जहाँ पर भी आपको चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आपको चीज़ों को चेकआउट करने की ज़रूरत है, अगर आपको कोई नए सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको ये सब करने की ज़रूरत है, तो ये लोग क्या करते हैं? इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। इसका ट्राई हैक मी में लर्निंग पाथ कौन सा है? साइबर डिफेंस आप कर सकते हो, उसके बाद आपको जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर करना है एंड उसके बाद आपको ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग को ट्राई आउट करना है। तो आज हमने 2 रोल्स के बारे में जाना। टास्क 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद टास्क 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन आप लोग खुद चेकआउट करोगे। पोर्शन ईजी है। स्टिल मैं क्या करूँगा कि आज हमने जैसे सिक्योरिटी इंजीनियर तक देखा है, कल हम इंसिडेंट रिस्पोंडर और डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनर, हम 2-2, 3-3 करके इस रूम को भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है आप लोगों को? आज अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या किया? वेबवर्क्स ख़त्म किया, नेटवर्क फंडामेंटल स्टार्ट किया, साइबर सिक्योरिटी का जो इंट्रो था उसमें भी हम लास्ट रूम का 25% कर चुके हैं। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स आपको? आस्था, जतिन, आयुष, ब्लैक हेड, सनी, कृष्णा, गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है ये चीज़ें या फिर दिमाग के ऊपर से जा रहा है? देखो, जो भी रूम पेड है या जिस भी टाइप से चीज़ें हैं, या तो आप लोग इसका प्रीमियम बाय कर सकते हो, नहीं तो मैं ओवर द टाइम तो कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा। देखो, मैंने कभी मना नहीं किया। करियर्स इन साइबर से भी आज मैंने कुछ पोर्शन करवाया ही है। नेटवर्क फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, पहला रूम हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनमें से कोई भी एक रूम कवर अप करने वाले हैं। हाउ वेब वर्क्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइनक्स फंडामेंटल्स में हमारे ये 2 रूम हो चुके हैं, तीसरा रूम बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप ऑलमोस्ट देखोगे ना, हमारा जो स्ट्रेटेजी है या जो स्पीड है वो सही चल रही है 5 डेज़ के हिसाब से। उसके बाद विंडोज़ फंडामेंटल्स हैं, उसको हम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। जब हमारा प्री सिक्योरिटी वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सब डोमेन इन्यूमरेशन एंड कुछ इस टाइप की चीज़ें करवाऊँगा। इसके बाद हम वैसे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, जो ये वाला पाथ है, हम उसकी तरफ भी जाएंगे। अगर आप इंट्रो में भी जाते हो तो ये 3 तो हमारे ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफेंसिव सिक्योरिटी के इन्होंने कुछ टास्क बता रखे हैं और डिफेंसिव सिक्योरिटी के इन्होंने कुछ टास्क बता रखे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर जो इंट्रो टू डिजिटल फोरेंसिक्स है या सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, इनको हम प्री सिक्योरिटी के बाद टच करने वाले हैं टॉपिक्स को। आई थिंक कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट्स?
देखो, मुझे इतना पोर्शन एज अ फीडबैक बता दो कि जितना भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं क्या आप सभी को क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप क्लियर लिख दो, क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दो। मैं आपको नेक्स्ट चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए। उसका रीज़न है ताकि जो चीज़ आपने एक दिन पहले पढ़ी है या जो भी चीज़ करी है वो आपको ओवर द टाइम जब आप उसको रिपीट करोगे ना, तभी वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। देखो, अगर आप बात कर रहे हो पब्लिक वाईफाई हैकिंग ये सब, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी, बट वो मैं रियल वर्ल्ड में करके दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे दिमाग में आज ये कॉन्सेप्ट आया था, इसके एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। ठीक है, मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हैकिंग रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट अ थियोरिटिकल चीज़ कि ये चीज़ होती है ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, लोग तब तक बिलीव नहीं करते जब तक उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। क्लियर सब कुछ? ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल है संडे, आप मुझे बताओ कि संडे को भी हम क्लास करें, बिकॉज संडे को क्लास करने का फ़ायदा ये है हमारा 100 डेज़ की जर्नी कंटिन्यू रहेगी, हमारी स्ट्रीक नहीं टूटेगी। ठीक है, तो कल भी हम क्लास ज़रूर करेंगे एंड बहुत जल्दी पॉडकास्ट रिलीज़ होने वाला है। पॉडकास्ट की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पर उसमें फाइनल टचेस देने हैं एंड पॉडकास्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।